आपको क्या चाहिए एक फिल्म में? ग्रेट प्रोडक्शन वैल्यूज, चेक। बेहतरीन परफॉर्मेंसेस, चेक। दिल को छू जाएं ऐसे गाने, चेक। जिस फिल्म की बात आज हम करेंगे ना, इसमें वो आपको सब कुछ मिलेगा। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड। तो ये कहानी सेट है 1930s के हिमाचल और उस जमाने की फिल्म इंडस्ट्री में। वैसे तो कई तरीके से इस फिल्म को समझा जा सकता है। लाइक आप इसको एक माँ बेटी के कॉम्प्लेक्स रिश्तों को समझने के नजरिए से देख सकते हैं। उस जमाने में हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री कैसी थी इस लिहाज से देख सकते हो, या तृप्ति ढिमरी एक कला की कैरेक्टर स्टडी के हिसाब से भी देख सकते हो। विकिपीडिया पर भी इसको साइकोलॉजिकल ड्रामा जॉनर में रखा गया है। कहानी पर वापस आते हैं तो कला की माँ स्वास्तिका मुखर्जी उर्मिला एक बहुत ही संगीत समर्थ परिवार से आती है। अपने डेड हस्बैंड जो अपने जमाने के संगीत सम्राट रहे होंगे, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहती है, जिसकी जिम्मेदारी अब कला के नाजुक कंधों पर आ जाती है, जो बचपन में संगीत को पसंद नहीं करती थी। कैसे यहाँ से अधपकी कला अपना एज ए सिंगर सफर तय करती है और उस दौर का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड वो सुनहरा रिकॉर्ड जीतती है। इस जर्नी में कैसे वो अपने प्रोटेक्टिव और डोमिनेटिंग माँ को अपनी वर्थ प्रूफ करने के चक्कर में और इस इंडस्ट्री की ब्रूटैलिटी से मेंटली बहुत ही बीमार हो जाती है। यही फिल्म में दिखाया गया है। बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जिनमें आपको ऐसा फील होता है कि इस फिल्म के सारे डिपार्टमेंट एकदम सिंक में काम कर रहे हैं। इस साल मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ, एक PS1 फिल्म में, दूसरा यहाँ पर। तो चलो पहले इसके टेक्निकल डिपार्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। 1930s में ये फिल्म बेस्ड है, तो एक पीरियड पीस तो ऑलरेडी कहलाएगी ही। उस जमाने के सेट्स, लोकेशंस, कॉस्ट्यूम्स, म्यूजिक तो सब ऑन पॉइंट है ही, लेकिन विजुअली कला की मनोस्थिति को समझाने के लिए जिन ट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है उनकी अलग से तारीफ होनी चाहिए। लाइक लाइटिंग, ऐसे किसी सीन में कला पर एकदम हार्ड स्पॉटलाइट मार के ऑडियंस के सामने लाचारी को दिखाया गया है। कभी किसी सिंगर को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दिखाने के लिए फिर स्पॉटलाइट का यूज किया गया है। बर्फ और एक पजल का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे हम कला की अशांत मनोस्थिति को समझते हैं। एवरी फ्रेम इज ए पेंटिंग का भी ये फिल्म एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। लिटरली पूरी फिल्म के किसी भी सीन को आप पॉज करके अपना वॉलपेपर बना सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ये सारे सेट्स और लोकेशन सिर्फ फैंसी होने का पर्पस सर्व नहीं करते, बल्कि कहानी को और ज्यादा गहरा बनाते हैं, उसमें लेयर्स ऐड करते हैं। इस फिल्म की डायरेक्टर अन्विता दत्त ने इससे पहले बुलबुल बनाई थी, वो 1880s में सेट थी, ये 1930s में सेट है। दोनों ही पीरियड फिल्मों के बहुत ही स्ट्राइकिंग विजुअल्स हैं। अपने यहाँ पीरियड फिल्म बनाने वाले मास्टर संजय लीला भंसाली साहब हैं। अक्सर बॉलीवुड की पीरियड फिल्म के विजुअल्स में भंसाली साहब का इन्फ्लुएंस दिख जाता है। लाइक आप कलंक देखो, पानीपत, पृथ्वीराज, शमशेरा, थग्स ऑफ हिंदुस्तान, सभी फिल्मों में वो भंसाली इन्फ्लुएंस नजर आएगा आपको। बाय द वे, मैंने सारे बैड एग्जांपल्स ही क्यों दिए हैं पता नहीं। वैसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट मणिकर्णिका, बताना मुझको कमेंट करके। नाउ बैक टू द फिल्म। मजे की बात यह है कि अन्विता की दोनों ही फिल्मों के विजुअल्स में वो भंसाली साहब का इन्फ्लुएंस नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 2-4 ऐसी पीरियड फिल्म्स और बना दी तो आपको अन्विता का विजुअल स्टाइल और समझ आने लगेगा। आप केवल विजुअल्स देखकर ही बता देंगे कि गुरु ये तो अन्विता की फिल्म लग रही है। आप में से कोई बताएगा कि इनकी फिल्म्स के विजुअल्स इतने डिफरेंट क्यों फील होते हैं। इन यूनिक और ओरिजिनल विजुअल्स की वजह से ही अन्विता की एक डिफरेंट वॉइस बन जाती है, जिसको हमें बहुत संभाल कर रखना चाहिए। भाई फिल्म खाली विजुअल मीडियम तो है नहीं, ऑडियो मीडियम भी तो है। तो चलो इसके शानदार म्यूजिक की तरफ आ जाते हैं। एक चैनल है संगीत आर्टिस्ट करके, वो म्यूजिक एल्बम रिव्यू करता है। वहां जाकर आप इसकी एल्बम का रिव्यू देखें, काफी एजुकेटेड होंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। कुछ बात मुझे भी करनी है, वो सुन लो आप। अमित त्रिवेदी साहब ने क्या बेहतरीन एल्बम बना दी है यार, जो सालों साल याद रखी जाएगी। आजकल अपने यहाँ वो रिमिक्स गानों का दौर है और आजकल वो नॉस्टैल्जिया को बहुत कैश इन करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से कई क्लासिक गानों का मर्डर देख चुके हैं। बट वन बैड थिंग लीड्स टू अनदर ग्रेट थिंग। मतलब त्रिवेदी जैसे कंपोजर्स पर भी प्रोड्यूसर्स का रीमेक बनाने के लिए दबाव रहता होगा, तो इन रिक्वेस्ट से तंग आकर आर्टिस्ट की ईगो बाहर आ जाती होगी। तो त्रिवेदी सर इज लाइक, आपको रीमेक रिक्रिएशन चाहिए ना, हम बना के देते हैं आपको उस जमाने से इन्फ्लुएंस्ड म्यूजिक, वो भी बिल्कुल ओरिजिनल। रिजल्टिंग इस साल हमें 2 ऐसी एल्बम मिली, एक मोनिका ओ माय डार्लिंग, दूसरी कला। एक 80s से इन्फ्लुएंस है और एक 90s से। नोट दैट डाउन, दोनों ही एक पर्टिकुलर टाइम से इन्फ्लुएंस्ड हैं,
बट रीमेक नहीं है। अमित त्रिवेदी ने अपनी कंपोज रेट्रो स्टाइल एल्बम्स लाइक लुटेरा और बॉम्बे वेलवेट में एक और हीरा जोड़ दिया। त्रिवेदी की म्यूजिक को लेकर जो मिनिमलिस्टिक अप्रोच रहती है ना, लाइक कम से कम इंस्ट्रूमेंट और स्टाइल का यूज करना, जिसकी वजह से उनके गानों में वो सादगी और बढ़ जाती है। सारे गाने क्या खूबसूरती से गाए गए हैं, हर गाना एक डीप पर्पस भी सर्व करता है फिल्म के लिए, ये भी तारीफ के काबिल बात है। पूरी एल्बम जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, उसके अलावा फिल्म में कुछ और ठुमरियां भी यूज की गई हैं, वो भी बहुत बढ़िया हैं। वेल, गानों की लिपसिंग करते समय वो चेहरे पर भाव लाना, वो भी अपने आप में एक कला है। चलो उसी कला की बात कर लेते हैं। सभी के इस फिल्म में मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज हैं। कोई बंदा एक सेकंड के लिए भी आया है ना, तो वो भी छाप छोड़ कर गया है। पहले इसकी लीड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी की बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या फिल्मोग्राफी बनती जा रही है इस बंदी की। लैला मजनू की मॉडर्न कश्मीरी गर्ल से लेकर बुलबुल की बंगालन और अब रेट्रो सिंगर, अपने आप में सभी कन्विंसिंग परफॉर्मेंसेज हैं। ऑन पेपर बुलबुल का कैरेक्टर और इस फिल्म का कैरेक्टर बहुत डिफरेंट नहीं है। लाइक दोनों ही फिल्म्स में उनको चाइल्डहुड ट्रॉमा है, दोनों ही फिल्म्स में उन्होंने जरूरत पड़ने पर मैन को सेड्यूस किया है, दोनों ही फिल्म्स में उनके कैरेक्टर पर सोल क्रशिंग अत्याचार हुए हैं। मजे की बात यह है कि इतनी सिमिलरिटीज के बाद भी दोनों ही किरदार स्क्रीन पर पोल्स अपार्ट दिखते हैं। कोई केपेबल एक्टर ही ऐसा कर सकता है। क्या लगता है आपको, मॉडर्न डे में क्या ये आलिया भट्ट को टक्कर दे सकती हैं? बताना कमेंट करके। काफी डिफिकल्ट रहा होगा उनके लिए कैरेक्टर। उन्होंने वो पास्ट गिल्ट, ग्रीड, डिप्रेशन, अपनी डोमिनेटिंग माँ को प्लीज करने का स्ट्रगल बहुत ही कन्विंसिंगली दिखाया है। उनके कैरेक्टर के यंग एज वाले स्ट्रगल्स बहुत अच्छे से दिखे हैं उनके चेहरे पर। चलो कला की लाइफ का जहर और उनकी माँ उर्मिला की बात कर लेते हैं। एस स्वास्तिका सजेस्टेड इन एन इंटरव्यू, अगर आप उनके कैरेक्टर को जज ना करें तो शायद और अच्छे से समझ पाएं। उर्मिला एकदम डोमिनेटिंग माँ थी, जिसका बुरा असर कला पर पड़ता है, मानते हैं, बट वो सिर्फ बाई हुक बाई क्रुक अपनी फैमिली लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहती थी। वो खुद एक बेहतरीन गायिका थी, लेकिन पेट्रियार्की की वजह से कभी आगे नहीं आई, दबा दी गई। जो उसके साथ हुआ होगा वही सेम वो कला के साथ कर रही है। उसको ऐसा करना ही नॉर्म नजर आता होगा। वेल, स्वास्तिका का ये हिंदी बेल्ट में एक मेमोरेबल परफॉर्मेंस है। उनकी एक्टिंग में वो एक इंटेंसिटी है और उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो एक सेंशुअसनेस है। मुझे तो डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी के समय से ही वो बहुत पसंद है। बंगाल में तो ये जाना माना नाम है ही। क्या आप में से कोई इनका वहाँ का शानदार वर्क सजेस्ट करेगा मुझे? प्लीज बताना कमेंट करके। स्वर्गीय इरफान साहब के लड़के 23 वर्षीय बबिल अपने पापा के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। अपने डेब्यू में ही इतना भारी रोल उठा लिया भाई साहब। फिल्म में आप उन्हें कला का आर्च राइवल समझो। क्या सादगी से निभाया उन्होंने वो कैरेक्टर, और कितनी सिंपल तरीके से उन्होंने वो गानों का लिपसिंक भी किया। वेल, अभी वो अर्बन डिमीनर थोड़ा सा उनके डायलॉग्स में नजर आ रहा है, मतलब वो शहरीपन निकल जाएगा समय के साथ। होगी मॉडर्न डे कबीर कहे जाने वाले लिरिसिस्ट वरुण अपनी रियल लाइफ का पर्सोना ही प्ले कर रहे हैं। भाई साहब क्या जम रहे हैं वरुण भाई। मैं वहां मान गया उनको जब उनके कैरेक्टर को एक जगह रिएक्ट करना था कला पर होते अत्याचार पर। भाई उन्होंने अपनी आंखों से ही सब कुछ कह दिया। यहाँ इनकी एक्टिंग चॉप्स दिख गई भाई साहब। कहा जाता है कि डायलॉग से ज्यादा रिएक्ट करना मुश्किल होता है एक्टिंग में, लेकिन भाई साहब ने मजा कर दिया उस सीन में यार। और जब लिरिसिस्ट बने हैं तो उनके डायलॉग में गहराई तो होगी ही। बोले रफ्तार कलाकार की काबिलियत का सबूत नहीं है। डायरेक्टर अन्विता दत्त एक बहुत ही यूनिक और ओरिजिनल वॉइस है। उनकी फिल्म में बिना किसी उपदेश के साथ कुछ सबक होते हैं, प्लस कुछ व्यंग भी होते हैं। हमें इस यूनिक वॉइस को संभाल कर रखना चाहिए। यहाँ तक जो भी बने हुए हैं उनके लिए कुछ रिकमेंडेशंस है मेरे पास, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है जिसकी वजह से मुझे वाकिन फिनिक्स की जोकर याद आ गई। इसमें यूज हुए एक्सट्रीम क्लोजअप्स की वजह से मुझे जेनिफर लॉरेंस की फिल्म मदर की याद आ गई। इसमें दिखाए गए डिप्रेशन की वजह से मुझे नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज 13 रीजंस वाई की याद आ गई। वो परेशान बर्फ में भागती कला को देखकर वो एकदम लैला मजनू के हाफिज हाफिज गाने की याद आ गई। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? बताना कमेंट करके। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।